वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की हिंदी पेपर की क्लास। तो देखिए हिंदी पेपर 2 के लिए आप लोगों की प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर की क्लास चल रही हैं, जिसमें अभी देखिए जो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम सीटेट के हुए थे उनके क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारे अभी तक पैसेज में आप लोगों को प्रैक्टिस करा चुकी हूँ और काफ़ी सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस भी हो गए, क्योंकि कंप्लीट सेट आप लोगों को क्लासेस में कराया जा रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं ज़रूर देखिए, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी उन क्लासेस को देख करके। और देखिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्जाम का, तो इसलिए कंटिन्यू क्लासेस लीजिए, आप लोगों के आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि चंद्र शब्द है, देखिए जो चंद्र शब्द है वो तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशी है। तो देखिए सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल पूछा गया है। देखिए यहाँ पर या तो तद्भव होगा या फिर तत्सम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देशज और विदेशी शब्द तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर विदेशी शब्द कौन से होते हैं, जो बाहर के आए हुए शब्द हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चंद्र शब्द है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तत्सम होगा, क्योंकि ये क्या है, चंद्रमा जो होता है वो क्या होता है, वो होता तद्भव। ठीक है, हिंदी शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्र दिया गया अंकी बिंदी, इसका मतलब क्या है, संस्कृत शब्द हो जाएगा तत्सम। तत्सम से आप लोग याद रखेंगे से इसमें आ रहा है, इसका मतलब संस्कृत शब्द जो होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चंद्र पूछा गया है तो वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए देखिए आप लोगों को पैसेज रीड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए अवसान का विलोम क्या है। देखिए जो अवसान है उसका विलोम क्या दिया गया है, आविर्भाव दिया गया है, समाप्ति दिया गया है, अंत दिया गया है या फिर पतन दिया गया है। देखिए जो अवसान होता है, अवसान का मीनिंग ही क्या होता है, इसका मीनिंग ही होता है अंत। ठीक है, अंत होता है, विराम होता है, ये मीनिंग होते हैं अवसान के। अब यहाँ पर पूछा गया इसका विलोम मतलब इसका अपोजिट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, तो देखिए समाप्ति भी यहाँ पर है, ये इसका समानार्थी है, ना कि विलोम। अंत भी है, पतन भी है, लेकिन कौन सा यहाँ पर विलोम पूछा गया तो वो हो जाएगा आविर्भाव, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है सुघड़ शब्द में सु है। देखिए क्या होते हैं आपके उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। तो देखिए जो आगे का शब्द होता है वो क्या होता है, जो आगे का शब्द होता है वो होता है उपसर्ग। ठीक है, और जो एंड का वर्ड होता है वो होता है प्रत्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, आगे का शब्द पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है विघटन का पर्याय नहीं है, विघटन का पर्यायवाची नहीं है। देखिए विघटन ध्वंस है, क्षीणता है, नाश है या फिर निर्माण है। देखिए जो विघटन होता है उसका मतलब क्या होता है कि हमने किसी चीज़ को विघटित कर दिया, ध्वंस कर दिया, क्षीण कर दिया, नाश कर दिया उसका। अब यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो वो देखिए निर्माण, क्योंकि निर्माण क्या हो जाएगा, विघटन का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा। नहीं पूछा गया है, नेगेटिव पूछा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, अल्प समय तक बनी रहकर, दीर्घ काल तक बनी रहकर, बहुसंख्यक द्वारा मान्य होकर या फिर वैध होने पर। तो देखिए इस चीज़ का हम आंसर पैसेज से देखते हैं। परंपरा क्यों कहा गया है, तो देखिए जितनी पुरानी कोई चीज़ होती है उतना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं। तो मतलब जितनी पुरानी होगी, मतलब जितने दीर्घ काल से कोई चीज़ चल रही होगी, बनी हुई है, तो वो क्या हो जाएगी, उसको हम कहेंगे परंपरा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वस्त्र के विशिष्ट आकार भावों में निम्नलिखित चित्र नहीं है। देखिए कौन से चित्र किस चीज़ में, आकार भावों में। आकार भाव देखते हैं कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए आकार भाव का या तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है या फिर इसके अलावा कहाँ पर है। तो देखिए जो आकार भाव हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर है सूर्य चंद्र पशु पक्षी अपने काल की जीव जगत की अनोखी लिपि में अपने किसी पूर्वज की स्मृतियों को अपने शरीर पर धारण किए हुए ये काष्ठ स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश के नीचे खड़े हुए हैं। और देखिए यहाँ पर जो कास्ट बताई गई है, ये देखिए विशिष्ट आकार भावों में, मालूम नहीं कब से ये सुरक्षित रहा, आकार भावों में सुरक्षित, यह कम से कम इतना पुराना हो चुका है जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो देखिए इन आविर्भावों में जो सबसे देखिए मेन है, सूर्य चंद्र भी हुए हैं, पशु पक्षी भी हुए हैं और अनुष्ठानिक चित्र भी यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि देखिए अनुष्ठानिक आकार भार हैं तो ये चित्र भी यहाँ पर इस्तेमाल हुए। कौन सा नहीं है, तो वो है यहाँ पर शिव और पार्वती। ठीक है, इसका कोई वर्णन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इन आकार भावों का रंग है, रंग कैसा दिया गया है। तो देखिए जो आकार भाव हैं उनका रंग कैसा दिया है,
वहीं की वहीं लाल पीले हरे चटक रंगों में इन विस्तार स्तंभों पर चित्रित। तो देखिए कौन से कलर दिए गए हैं, लाल पीला और हरा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आकार भावों में प्रचलित मोटिव क्या है। तो देखिए मोटिव जो है वो क्या है, सामाजिक राजनीतिक, देखिए सामाजिक राजनीतिक की पैसेज में बात नहीं हुई है, अनुष्ठानिक चीज़ों की बात हुई है। ठीक है, अनुष्ठानिक चीज़ों की बात हुई है, जहाँ पर अनुष्ठानिक होगा वही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अनुष्ठानिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, धार्मिक और अनुष्ठानिक, प्राकृतिक नहीं है ना ही मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है। कौन कौन से वाक्य दिए गए हैं, तो देखिए वस्त्र में बहुत कुछ बदल रहा है, पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने, देखिए त्योहार नहीं कहने लगते हैं बल्कि क्या कहते हैं, कोई प्रथा जितनी भी पुरानी हो उसको क्या कहा जाता है, परंपरा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोल दिया है कि इसको हम त्योहार कहने लगते हैं, तो यही यहाँ पर गलत हो गया और यहाँ पर नेगेटिव ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए काव्यांश यहाँ से स्टार्ट हो गया है आपका। फर्स्ट दिया गया है, खालिस शब्द का पर्यायवाची क्या है। देखिए पर्याय पूछा गया है, खालिस का मीनिंग क्या होता है, तो खालिस होता है देखिए शुद्ध। क्या होता है, खालिस को कहते हैं हम लोग शुद्ध, सच्चा, खरा। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग खालिस का। अब देखिए पर्याय पूछा गया है यहाँ पर, सच्चा होगा, विशुद्ध होगा, मिश्रित होगा या फिर दूषित होगा। देखिए विशुद्ध, मिश्रित और दूषित ये क्या हो जाएंगे, ये इसके विलोम हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे। पर्याय पूछा है तो वो हो जाएगा सच्चा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए चांदनी शब्द का अगर हम प्रत्यय निकालते तो यहाँ पर क्या बचता है, नी आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चांद प्लस नी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा प्रत्यय, नी प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, कवियत्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है। तो देखिए कवियत्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है, तो यहाँ पर किस चीज़ के बचा लेने की बात हुई है, तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा, खालिस मिट्टी और नीचे दबे धरोहर के साथ, उसमें शायद बची रह जाएंगी बारिश की बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट और कुछ चांदनी। तो देखिए किन किन चीज़ों को यहाँ पर बचाना चाह रही हैं। देखिए ज़मीन का टुकड़ा भी बचाना चाह रही हैं, धूप की गर्माहट भी है, कुछ चांदनी भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो वो है विस्फोटक धमनियाँ। नहीं पूछा गया तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा, पंक्ति क्या अभिव्यक्त कर रही है। उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक कटाक्ष, मनुष्य और प्रकृति के आदिम रिश्ते की झटपटाहट, प्रकृति के शरण पर रोप या फिर प्राकृतिक संपदा की रक्षा। तो देखिए यहाँ पर जो ये पंक्ति है वो क्या प्रदर्शित कर रही है, तो जो मनुष्य और प्रकृति है उनके आदम रिश्ते की झटपटाहट। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कवियत्री है वो क्या कह रही हैं कि मैं बचा लेना चाहती हूँ, हर चीज़ को बोल रही हैं कि मैं किस चीज़ को, कुछ चांदनी को बचा लेना चाहती हूँ, धूप की गर्माहट को बचा लेना चाहती हूँ। ठीक है, बारिश की बूंदों की नमी को बचा लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई कि प्रकृति की बात कर रही हैं, जो प्रकृति है। ठीक है, तो इसमें इनके रिश्ते की झटपटाहट की बात हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, देखिए प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं हुआ है। कुछ चांदनी का, तो देखिए इसका हुआ है, धूप की गर्माहट का भी हुआ है, बारिश की बूंदों की कमी का भी हुआ है, लेकिन किसका नहीं हुआ, तो वो है चिड़ियों की चहचहाट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कविता में बांस के झुरमुट में बांसुरी के संबंध का क्या आशय। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, बांस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी की आवाज़ गूंजती होगी, बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज, बांसों के नष्ट हो जाने की चिंता। देखिए यहाँ पर चिंता की बात नहीं हुई है, बांसों के बजाय अन्य धातुओं से बांसुरी बनने की पीड़ा, ये भी नहीं है, बांसों के घने जंगल के बढ़ते जाने का डर। देखिए ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर जो बोली गई है, बांस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी की आवाज़ गूंजती होगी, मतलब यहाँ पर लय की खोज की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से पैडागोजी आप लोगों की शुरू हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पैडागोजी का, निष्क्रिय शब्द भंडार शब्दों का वह समूह है जिसे व्यक्ति अक्सर प्रयोग में लाते हैं, अक्सर सुनते हैं, जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते हैं या फिर अक्सर बोलते हैं। देखिए जो निष्क्रिय शब्द भंडार होते हैं, जिनको हम कभी, मतलब हम जानते हैं लेकिन हम कभी कभी उनका इस्तेमाल नहीं करते, या फिर हम इस्तेमाल नहीं भी करते हैं लेकिन हम उन वर्ड्स को जानते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, उनको कहते हैं निष्क्रिय शब्द, जो होते हैं या तो जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ध्वनियाँ किस प्रकार से संयोजित होती हैं, यह किसके अंतर्गत
आता है। तो देखिए ध्वनियाँ जो होती हैं वो किस प्रकार से संयोजित होती हैं, ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, अर्थ विज्ञान या फिर वाक्य विन्यास। तो देखिए इनको कहा जाता है ध्वनि विज्ञान, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, भाषिक दक्षताएं शिक्षार्थी को किसके सक्षम बनाती हैं? व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों की पहचान करने में, भाषा का कब और कैसे उपयोग किया जाए यह जानने में, अधिक से अधिक अंग्रेजी जानने में या फिर प्रभाव के साथ बोलने में, चाहे व्याकरणिक रूप से गलत ही क्यों ना हो। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो देखिए जो भाषिक दक्षताएं होती हैं वो विद्यार्थी को किसमें सक्षम बनाती हैं? व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों की पहचान करने में बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संरचनात्मक उपागम किसको अधिक महत्व देता है? देखिए जो रचनात्मक उपागम होता है, संरचनात्मक उपागम होता है, वो किस चीज़ को अधिक महत्व देता है? स्पीच को, पठन और लेखन को, पठन को या फिर लेखन को? तो देखिए जो संरचनात्मक उपागम होता है वो दोनों को ही इंपॉर्टेंस देता है, पठन को भी और लेखन को भी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए व्यवहारवादी उपागम में किस पर अधिक बल दिया जाता है? चिंतन और चर्चा पर, अर्थ निर्माण संबंधी गतिविधियां, कंठस्थ करके सीखना या फिर करके सीखना। देखिए अगर यहाँ पर बात होती संरचनावादी उपागम की तो कौन से सही हो जाते? चिंतन और चर्चा सही होता, अर्थ निर्माण सही होता और करके सीखना भी सही होता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है व्यवहारवादी उपागम, तो यहाँ पर कंठस्थ करके सीखना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है? नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है। यह पाठ्यक्रम क्रियान्वित करने का मुख्य उपकरण है, बिल्कुल सही है। इसकी जो प्रकृति होती है वो मूर्त होती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह पाठ्यचर्या के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है, ये भी बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है? तो देखिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ही आपसे पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किस प्रकार के श्रवण में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है? विस्तृत में, तीव्र गहन में, कान में सिर्फ आवाज पढ़ना या फिर संवेदनशील? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। तीव्र गहन जो होता है उसमें अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, जब हम किसी पाठ्य सामग्री को उसका सारांश या फिर सामान्य विचार बिंदु जानने के लिए पढ़ते हैं तो वह क्या कहलाता है? देखिए सामान्य बिंदु की बात यहाँ पर हो रही है। सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, अनुमान लगाना या फिर एक्स्ट्रापोलेशन? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा? तो उसको हम बोलते हैं, जब हम सारांश के लिए या फिर सामान्य बिंदु जानने के लिए पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सरसरी तौर पर पठन। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी अधिगम योजना की विशेषता नहीं है? अधिगम से संबंधित, पारस्परिक और सहभागी, एकल विधि पर आधारित या फिर पूर्व योजना, बाद की योजना और पाठ के दौरान की योजना? तो देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा गया है आपसे, तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अधिगम से संबंध भी है, पारस्परिक भी है और पूर्व योजना, बाद की योजना और पाठ के दौरान की योजना भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो वो है एकल विधि पर आधारित। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कौन सी भाषा अवचेतन स्तर पर अर्जित की जाती है? देखिए अवचेतन स्तर पर कौन सी अर्जित की जाती है? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, विदेशी भाषा या फिर दूसरों की भाषा? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो देखिए जो अवचेतन मन होता है उसमें हम प्रथम भाषा पढ़ते हैं और जो चेतन मन होता है उसमें हम द्वितीय भाषा पढ़ते हैं। देखिए उसमें कौन सी पढ़ते हैं? हम द्वितीय भाषा पढ़ते हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है? चेतन मन चाहिए होता है। लेकिन जब हम अवचेतन मन हमारा है, अवचेतन स्तर है, तो उस पर होती है प्रथम भाषा, जिसको हम कहते हैं भाषा अर्जन। ठीक है, भाषा अर्जन जो होता है वो हमारी फैमिली, हमारे परिवार के द्वारा या फिर हमारे समाज के द्वारा हम अर्जित करते हैं। तो इसमें हमें क्या होती है? अवचेतन स्तर होता है हमारा, जिसमें हम प्रथम भाषा को मतलब हमारी मातृभाषा को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना, देखिए ये तो शामिल है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित ना हो, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा बचता है? एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना, ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कौन सा क्षेत्र तुलनात्मक विश्लेषण का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ध्वन्यात्मक है, कोश विषयक है, वाक्य विन्यास है या फिर अर्थ है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? नेगेटिव पूछा है, देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो वो है
अर्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा, कौन सा क्षेत्र जो है तुलनात्मक विश्लेषण में हिस्सा नहीं लेता, तो वो होता है मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास या फिर अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो देखिए कौन सा यहाँ पर शामिल होगा, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। ध्वनि विज्ञान भी होता है, आकृति विज्ञान भी होता है, वाक्य विन्यास भी है और अर्थ विज्ञान भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए किस गतिविधि में वक्ता के लहजे या उच्चारण की समझ, उसकी शब्द संपदा, व्याकरण और अर्थग्राह्यता शामिल है। श्रवण में, वाचन में, पठन में या फिर लेखन में। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो वो होता है सुनना, श्रवण करना। तो यहाँ पर कौन सी गतिविधि में होगा उच्चारण की समझ, तो वो होगी ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। देखिए लक्ष्य भाषा की बात हुई है, अभिव्यक्ति, सिमुलेशन, रोल प्ले या फिर प्रतियोगिता। तो देखिए लक्ष्य भाषा की जो प्रयोग है वो कौन सी स्थिति में किया जाता है, कौन से अवसर में किया जाता है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो होता है सिमुलेशन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।